जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं और इनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्लस साथ में शॉर्ट अप्रोच भी सीखने वाले हैं। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला जो सवाल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, यानी CI का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 81 गुनी हो जाएगी, है ना। कह रहा है कि 10 साल में जो पैसा है 1 से 3 रुपए हो जाता है। 10 साल में जो पैसा है वो 1 रुपए से 3 रुपए हो जाता है। तो ये काम यहाँ पर 10 वर्षों में हो रहा है, 1 रुपए से 3 रुपए हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है ना। तो 1 साल में पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा, है ना। क्या डिवाइड बाई 10 करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करने, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पैसा है 1 रुपए से 3 रुपए, ये 10 साल में हो रहा है। तो अगर आपको 1 साल का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पावर में 1/10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब इसका ये है कि 1 साल में जो पैसा होगा वो यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी कि 1 पावर 1/10 से 3 पावर 1/10 हो जाएगा। अगर 5 वर्ष में होता यही काम तो 1/5 करते हम लोग, है ना, यानी 5th रूट ले लेना है। इसका मतलब ये कह रहा है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि यही पैसा स्वयं का 81 गुना कब होगा, मतलब कितने समय में। तो ये बताइए, यहाँ पर 1 रुपये जो है उसको हमें 81 रुपये बनाना है ना। 1 रुपये को 81 रुपये बनाना है, 81 गुना बनाना है। तो ध्यान से देखिए कि ये तो है 1, और इसको 3 के पावर में कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 होता है ना। 3 का पावर यहाँ पर 4 होता है, मतलब हमको 1 रुपये से पैसा 3 का पावर 4 करना है। अब इसको भी 1 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये बताइए, यहाँ पर बड़े गौर से समझिए कि ये 1 की पावर 1/10 है, ये 3 की पावर 1/10 है। हमें बनाना है 3 की पावर 4, मतलब पावर में यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो जब पावर में 4 होना चाहिए तो पावर में 4 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना 40/10 ये 4 बन जाएगा, और यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मतलब यही 40 साल में जो पैसा है वो हमारा कहाँ से कहाँ होगा, 1 रुपये से 81 रुपये पहुँच जाएगा। तो ये जो पावर लगाते हैं ये आपका ईयर होता है, मतलब कितने साल में। तो 40 साल, 40 साल इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड सवाल पर। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं। वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, विशाल इज 25 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। मतलब ये है कि अपनी सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलते हुए विशाल को अपने कार्यालय पहुँचने में 25 मिनट की देरी हो जाती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः नॉर्मली कितना समय लगता था, है ना। ये निकालना है हमें। तो देखिए, अब एक ही चीज़ आपको समझना है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जैसे भाई वो घर से और ऑफिस गया, तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी तो हमेशा बराबर बनी रहेगी, चाहे वो यहाँ से यहाँ जाए, चाहे स्पीड उसकी कुछ हो, टाइम कुछ और लग रहा हो, लेकिन डिस्टेंस तो कभी नहीं चेंज होगा। घर से कार्यालय के बीच की दूरी कभी नहीं चेंज होगी। तो जब भी आपका डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाता है, तो जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब इसका ये है कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो पलट जाता है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर उसकी एक तो नॉर्मल स्पीड है जिससे वो चल रहा था, लेकिन अभी वो किस स्पीड से चल रहा है, ये नॉर्मल स्पीड है, लेकिन अभी जो करंट स्पीड है, मतलब अभी की स्पीड, वो करंट स्पीड हमें देखना है। ये नॉर्मल स्पीड है। कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चल रहा है। सामान्य चाल का जिसका बोला जाए उसकी वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि 5। तो सामान्य चाल का बोला है, इसलिए सामान्य चाल हमारा नीचे यानी 5 यूनिट है। तो ये अब अभी किससे चल रहा है, 5 के 4 से, मतलब ये करंट स्पीड आपकी 4 हो गई। तो स्पीड का रेशियो हमारे पास 5 और 4 का है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उलट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। पलट दीजिए, मतलब 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 4 यूनिट टाइम लगता था, लेकिन अभी उसको टाइम लग रहा है 5 यूनिट, क्योंकि उसने अपनी स्पीड कम कर ली। स्पीड जब कम करेगा तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा,
कह रहा 25 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ कितने मिनट देरी हुई इसको, मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगा, 1 यूनिट ज़्यादा लगा टाइम। यही 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 25 मिनट के बराबर दिया गया है ना। कितने के बराबर, 25 मिनट के बराबर दिया गया है। पूछा गया है उसे अपने घर और कार्यालय के बीच दूरी तय करने में सामान्यतः नॉर्मली कितना समय लगता था। 1 की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मिनट के बराबर। ठीक है, 100 मिनट, तो उसको नॉर्मली 100 मिनट लगता था। नॉर्मली 100 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, ज्योमेट्री के एक बहुत बढ़िया सवाल है। 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों सर्कल यहाँ पर बाहरी रूप से टच कर रहे हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसका जो सेंटर है वो O है, इसका रेडियस यहाँ पर 12 है, मतलब R1 ले लीजिए। केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर A है और इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। 2 वृत्तों P को बिंदु P और Q पर स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q कॉमन टेंजेंट है, मतलब दोनों को स्पर्श कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स को यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारा P हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर Q हो गया। क्लियर है, हमें इसी की लंबाई निकालनी है। तो जब भी कुछ इस तरह से सिचुएशन दिया गया हो कि 2 सर्कल्स आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो बाह्य रूप से, तो उनका जो कॉमन टेंजेंट होगा उसका यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है, जो PQ हो जाएगा वो होगा 2 अंडर रूट R1 इंटू R2, R1 मल्टीप्लाई R2, ये फार्मूला होता है। इसको याद रखिएगा, याद रखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 और R1 इंटू R2, R1 कितना है, 12 है ना, 12 और इंटू 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 15 चौके 60, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी बाहर आ जाएगा। तो 2 तो पहले से बाहर है और उस 4 के 2 यहाँ आएगा और अंडर रूट में यहाँ पर 15 बच जाएगा, मतलब 4 रूट 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। CHSL का सवाल 2024 में पूछा गया था। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। आगे चलिए देखते हैं चौथा सवाल। इस सवाल को देखें, एलजेब्रा का सवाल है। एलजेब्रा के कई सारे सवाल आपको करवा चुके हैं, सेपरेटली भी करवा चुके हैं, कई सारी वीडियोज़ यहाँ पर चैनल पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू 15 है, x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर निकालने के लिए तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, देखकर भी इसका आंसर बताया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। लेकिन ये हुआ कैसे, है ना, इस चीज़ को समझना है। अब एक तो तरीका है कि भाई आप फॉर्मूला लगाइए, एक तरीका क्या है, आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है कि अगर x + 1/x की वैल्यू मान लीजिए कि p दिया गया है, तो x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होती है ये होती है p³ - 3p, है ना, p³ - 3p। तो p³ यानी 15 का क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15 का क्यूब और माइनस 3 × 15, है ना, 3 × यहाँ पर 15। क्लियर हो गया। अब इसमें यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट लगा लिए। 5 का क्यूब माने 125, तो यूनिट डिजिट इसका भी 5 माइनस 3 × 5 15, यानी यूनिट डिजिट इसका भी 5, तो आ जाएगा यहाँ पर 0, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। एक तरीका ये हो गया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब भी क्यूब निकाला जाता है किसी का, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a + b की वैल्यू कुछ भी दिया गया है ना, XYZ कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए k गिवन है। अगर हमें ये चाहिए कि भाई a³ + b³ कितना होगा, a³ + b³, तो एक फैक्टर तो यहाँ पर a + b होता ही होता है, बाद में यहाँ पर जो होगा वो होगा a² - ab और +b², यही ना होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये बताइए कि जो a³ + b³ की वैल्यू होगा उसमें ये a + b जरूर मौजूद होगा, है ना, मल्टीप्लाई हुआ होगा a + b। तो हमें यही तो बोला है कि ये वाला निकालिए, और ये वाला निकालने के लिए इसमें एक फैक्टर x + 1/x भी होगा, यानी 15 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 15 आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में मल्टीप्लाई हुआ है। भाई 15 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 15 मल्टीप्लाई होने का मतलब 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि 3 × 5 होता है। तो 5 कहाँ पर आ रहा है, 5 का बस मल्टीपल देख लीजिए। 5 का मल्टीपल तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है 5 का मल्टीपल,
ख़त्म हो गया। इसको तो इतना सॉल्व भी नहीं करना था, मतलब देखकर बताने वाले ये सवाल था, इतना आसान सवाल था। लेकिन तभी जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब, है ना। आगे चलिए देखते हैं 5वां सवाल। इस सवाल को देखें, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। टाइम यहाँ पर टाइम एंड वर्क का नहीं है, नहीं, ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, लेकिन टाइम एंड वर्क जैसे ही लगाते हैं हम लोग इन सवालों को। पाइप पी जो है एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। अच्छा, 3/4 अगर 18 घंटे में भर सकता है तो पूरा कितने में भरेगा बताइए। यहाँ पर 3/4 अगर वो 18 घंटे लगा रहा है भरने में इतना, तब पूरा भरने में कितना लगाएगा। 4 को उधर ले जाइए, 3 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो 18 चौके 72/3, 72/3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि P जो है पूरी टंकी को, क्योंकि 3/4 भाग 18 घंटे में भर रहा है, तो पूरी टंकी उसको भरने में कितना लग जाएगा, यहाँ पर 24 घंटे लग जाएंगे। क्लियर हो गया ना, बस ऐसे ही करना है आपको। फिर यहाँ पर कह रहा है कि Q जो है उसी टंकी का 3/5 भाग 12 घंटे में भर रहा है, तो पूरा भाग कितने में भरेगा बताइए। 5 12 पंचे, ये 5 उधर चला जाएगा तो 12 पंचे 60 और बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q जो है पूरी टंकी भरने में 20 घंटे का समय लेता है ना, 60/3। ठीक है, फिर बोला जा रहा है P और Q दोनों को 4 घंटे खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया, फिर अकेले पाइप R को खोला गया और इसने 5.5 घंटे में टंकी में भरे पानी को निकालकर उसे खाली कर दिया। पाइप P, Q और R एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितना समय में भर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है ना, लॉजिकल सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले तो 24 और 20 का एलसीएम लेकर कैपेसिटी निकाल लीजिए कि टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितने लीटर की हमारी टंकी है, माने कितना पानी भरना है, कितना निकालना है, ये चीज़। 24 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120 के बराबर आ जाएगा, मतलब हमारे टंकी की जो क्षमता है वो 120 है। एफिशिएंसी निकालिए, 120/24 यानी कि 5, 120/20 यानी कि 6। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अब कह रहा है कि P और Q को 4 घंटे के लिए खोला गया। बताइए दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 और 6 11 यूनिट भरेंगे, है ना। और वो 1 घंटे में 11 यूनिट भर रहे हैं, तो टोटल 4 घंटे तक खुले रहे, मतलब 4 घंटे में कितना भर लेंगे, यहाँ पर 11 चौक 44 लीटर, 44 लीटर यहाँ पर भर लिया गया है P और Q द्वारा। फिर इसके बाद बंद किया गया। फिर अकेले पाइप R को खोला गया और इसने 5 सही 1/2 घंटे में भरी टंकी को निकाल कर खाली कर दिया उसमें से पानी, है ना। देखिए, अब R जो है, R कितने घंटे लगा रहा है, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, 11/2 घंटे। तो यहाँ पर R को भी लिख लीजिए। R का जो टाइम लग रहा है वो 5.5 घंटे है ना। 5.5 घंटे में वो खाली कर दे रहा है कितने को, इतने भरे पानी को, है ना। तो इफ़िशियंसी निकालनी है अब हमको। इफ़िशियंसी, R की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, इफ़िशियंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना कर रहा है, मतलब कितना खाली करेगा भाई, जितना भरा होगा उतना ही ना खाली करेगा। 44 लीटर कितने घंटे में खाली कर रहा है, 11/2 घंटे में। तो ये हो जाएगा 11/2, ऊपर चला जाएगा /2, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। ठीक है, तो 4 दूना 8, यानी R की जो इफ़िशियंसी है वो 8 यूनिट है। ये हो गया R की इफ़िशियंसी। लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव लेंगे हम लोग। अब देखिए, P, Q और R एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे बताइए। टंकी की क्षमता इतने लीटर है, मतलब हमें इतना ही 120 लीटर पूरा भरना है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 1 घंटे में इन दोनों ने 11 यूनिट भरा, लेकिन ये 8 यूनिट खाली कर दिया। 6 और 5 11, 11 - 8 यानी कि 3 यूनिट हो गया। मतलब 1 घंटे में सिर्फ 3 यूनिट ही भरा पाएगा देखा जाए ओवरऑल तो। यानी कितना आ गया, सीधे 40 घंटे का समय लग जाएगा अगर तीनों काम करेंगे तो। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन लॉजिकल सवाल था। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 की पावर 45 - 1 और 3 की पावर 35 - 1 का HCF निकालो भैया, कितना होगा। HCF निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, जब भी ऐसे दिया गया हो तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो 3 का पावर कुछ है, ये 3 के पावर में यहाँ 45 है, यहाँ 35 है।
35 और 45 का ही एलसीएम लेना है, बस इतना काम करना है यहाँ पर। तो 45 और 35 इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? 5 है, क्योंकि ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। 5 से बड़े किसी भी नंबर से दोनों नहीं कटने वाले हैं एक साथ, है ना। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया यहाँ पर? HCF ये 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 3 का पावर कितना? 5। मतलब हमें पावर का सिर्फ HCF ले लेना है। माइनस यहाँ पर 1 है, 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 4 होता है यहाँ पर 81। 81 में एक बार 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 243 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 243 माइनस 1 यानी 242। 242 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। इसको देखिएगा, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल सवाल है। दो अभाज्य संख्याओं a और b, जहाँ a ग्रेटर है b से, उनका लघुत्तम समावर्त ये दिया गया है, एलसीएम ये दिया गया है। तो a माइनस 2b का मान कितना होगा? अब यहाँ पर सबसे पहले उसने बता दिया है कि भाई संख्याएं अभाज्य हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी आपको प्राइम नंबर दिया गया हो तो प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वही उनका एलसीएम होता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो a इंटू बी होगा, a इंटू बी दो नंबर्स हैं अभाज्य, इनका जो मल्टीप्लाई है वही एलसीएम के बराबर आता है 697। अब ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 697 आ जाए, है ना। तो सोचिए आपका सोचना काम है यहाँ पर। 3 से काटिए, क्या नहीं कटेगा, क्योंकि 6 और 9 तो 3 से कट जाएगा, ये 7 नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से एक बार देखते हैं, यहाँ 7 है तो मतलब ये 7 से कटने वाला होना चाहिए, नहीं कट रहा है ये, है ना। तो 7 भी नहीं कट रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं कट रहा है। तो 11 से क्या कटेगा? 6 7 13 9 नहीं कटेगा। 13 से 13 चौके 52, 13 पचे 65, तो यहाँ 4 बचा, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटा। 15 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 17 से काट के देखिए भला, तो 17 चौके 68 बचा 1, 17 एकम 17, कट गया, ये कट गया आपका। तो 17 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 चौके 68 और 17 एकम 17, मतलब 41 गुणे 17 है। ये कितना है? 41 मल्टीप्लाई 17 के बराबर है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई b, अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। a हमको बड़ा बोला है, b छोटा होना चाहिए, तो ये b की वैल्यू हो गई 17 और a की वैल्यू 41। इसमें बस रखना है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 41 माइनस b की वैल्यू 17 है, तो 17 का डबल 34 हो जाएगा। यहाँ पर 6 1 7 आ जाएगा इसका आंसर, माने ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा सवाल था। आगे चलिए देखा जाए यहाँ पर अगला सवाल। यदि a और b के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है, नमित जो है a से b तक 37 kmph की चाल से चलता है और फिर 77 kmph की चाल से वापस a तक आता है, नमित की औसत चाल कितनी होगी बताइए। जितना वो गया, ठीक है, यहाँ पर देखते जाइएगा भाई, a से b तक वो गया, है ना, और b से a तक वापस आया। तो जाने के समय उसकी स्पीड कुछ और थी, आने के समय कुछ उसकी स्पीड कुछ और थी, लेकिन दोनों स्पीड में वो डिस्टेंस बराबर कवर किया, जितना गया उतना ही आया। तो डिस्टेंस जब बराबर हो, डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो, तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, जो एवरेज स्पीड है VAV, वो क्या होता है यहाँ पर 2S1S2 या फिर 2XY अपॉन x प्लस वाई, यही करना था आपको, ठीक है। x प्लस यहाँ पर y हो गया, तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 2x मतलब पहला स्पीड 37 इंटू दूसरा स्पीड यहाँ पर 77, नीचे यहाँ पर दोनों का सम 37 और 77 का, दोनों जोड़ लीजिए 7 3 10 1 11, ये हो गया 11 और 4 मतलब 114, 2 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 57, है ना, ये हो गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि वैल्यू बहुत पास है, ये दो वैल्यू बहुत करीब हैं, बहुत ही करीब हैं, है ना। तो यहाँ पर और क्या लगाया जा सकता है, यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर बोला है दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित किया गया, मतलब राउंड ऑफ किया गया। तो राउंड ऑफ वाले में ना तो यूनिट डिजिट लगता, ना ही डिजिटल सम लगता, ना ही कोई डिविजिबिलिटी रूल लगती। तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई करिए, लेकिन तरीके से कैसे करेंगे देखते जाइए। अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 70 + 7 लिखा जा सकता है ना, 70 + 7 यहाँ पर लिखा जा सकता है।
तो 70 + 7 अगर इसको लिख देंगे तो एक काम कर, अच्छा सुनिए, यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई, देखिए इसको लिख सकते हैं 57 प्लस कितना 20, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा 57 + 20, भाई देखिए ना 57 और +20 लिख सकते हैं, ये दोनों के डिवाइड में होगा 57, है ना। तो 57 से 57 एक बार में, मतलब ये हुआ 1 + 20/57, ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, 37 एक कम 37 ये हो जाएगा, और प्लस 37 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 74, मतलब 740, तो 740 डिवाइड बाई 57। अब इसको डिवाइड करिए, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि 37 उसमें बस जोड़ना है, तो 57 एक कम 57 हो गया, ठीक है। तो 7 और यहाँ पर 6 में से 5 गए, 1 तो 17, मतलब 170 कितनी बार जाएगा, 3 बार यहाँ पर लगभग भाग चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 37, इसकी वैल्यू तो 13 के समथिंग आ गई, 13 पॉइंट समथिंग, 37 से ये 37 और 13 यानी कि 50 के करीब आएगी वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर 50 के करीब देख लीजिए कौन सी वैल्यू है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 50 से थोड़ा सा कम ही आएगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। RPFSI 2024 का सवाल है दोस्तों। रवि के पास दूध और पानी का मिश्रण टोटल इतना लीटर है। इस मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 8 और 1 का है। रवि को मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था, 8 और 1 के रेशियो में था, ठीक है, 8:1 हो जाएगा। लेकिन बाद में उसको कितना करना है, यहाँ पर 6 और 5 करना है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर पानी मिलाना चाहता है, दूध को नहीं मिलाना चाह रहा है। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। मतलब यहाँ पर ये है कि मिल्क की क्वांटिटी जितनी पहले थी अभी भी उतना ही होना चाहिए। मतलब हमको यहाँ पर ये जो 8 है और ये जो 6 है इसको बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिल्क नहीं मिलाया जा रहा है। तो 8 और 6 को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, इसको दोनों को 24 बना लेते हैं, क्योंकि दोनों कैल्शियम 24 आएगा तो 24 बना लेते हैं। यहाँ 24 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, है ना, और इसको 24 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई। मतलब एक ही जगह नहीं करेंगे, पूरे में करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो नया रेशियो क्या बनेगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एक कम 3, यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24 और यहाँ पर 6 पंचे 20, है ना, सॉरी 4 पंचे 20। तो अब मिल्क की क्वांटिटी बराबर हो गई। यहाँ देखिए वाटर कितना मिलाया गया है, 17 यूनिट। इस 17 की जो वैल्यू है अच्छा ठीक है, चलिए यही पूछा गया है, 17 की वैल्यू पूछी गई है ना। अब ये देखिए कि टोटल जो पहले कितना लीटर था, 1458 लीटर। तो पहले टोटल कितना था यहाँ पर, 24 और 3 यानी 27 यूनिट। तो ये जो है 1458 है ना, ये जो 1458 है ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर, 24 और 3 यानी 27 की वैल्यू है। हमें चाहिए किसकी, 17 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 17। काटा पीटी कर लीजिए या फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए 8 सत्ते 56, ऊपर हो गया 6, नीचे है 7। यहाँ पर 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आ जाना चाहिए 6 यूनिट डिजिट। तो 7 अट्ठे 56, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। मतलब अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा 6 मिलेगा इकाई अंक में। तो 8 यूनिट डिजिट वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया, बढ़िया सवाल था। आगे चलिए, इसको देखिएगा। अगर आप लोग सही अप्रोच पढ़े हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में कितना का अंतर होगा जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि हर साल 25% जनसंख्या बढ़ जा रही है। तो 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में कितना का डिफरेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हर साल 25% बढ़ रहा है ना, हर साल यहाँ पर 25% बढ़ रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, मतलब हर साल 4 पर 1 बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये है 3 साल पहले का,
ये है 2 साल पहले का डाटा और ये वाला है प्रेजेंट का डेटा, है ना, प्रेजेंट का डेटा है। अब बड़े गौर से समझते जाइएगा। यहाँ पर हर साल 4 से वैल्यू 5 हो रही है, तो यहाँ पर 4 से वैल्यू कितनी हो रही है, 4 से 5 हो रही है वैल्यू। इस 2 साल को मत देखिए, प्रेजेंट वाला देखिए, है ना, 4 से 5 हो रही है वैल्यू, भाई 4 में 1 बढ़ जाएगा। अब ये तो हुआ 1 साल में, 3 साल पहले और प्रेजेंट में कितने का गैप है, मतलब 3 साल का गैप है, तो 3 साल में कितना होगा, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 64, है ना, 4 का क्यूब 64 और ये हो जाएगा 125। यानी जो हमारी जनसंख्या है 3 साल में, मतलब 3 साल पहले से अब में, तो 3 साल पहले जनसंख्या 64 और अब यहाँ पर जनसंख्या 125 यूनिट होगी। क्लियर हो गया कि नहीं? अब समझिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला था, 2 साल पहले की भी जनसंख्या निकालिए। 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी होगी भाई, यहाँ से यहाँ 1 साल बढ़ा है, मतलब 25% बढ़ा है, तो 25% यानी 1/4 बढ़ा है। तो 64 का अगर 1/4 निकाला जाए, 1/4 निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, मतलब इसमें 16 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 16 यूनिट यहाँ पर बढ़ गया, तो 16 यूनिट यहाँ पर बढ़ा लीजिए। 16 बढ़ाएंगे तो 64 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 80, ये हो जाएगा 80। मतलब दूसरे साल में यहाँ पर 80 यूनिट जनसंख्या थी, है ना। हमें अंतर चाहिए इसका और इसका, इसका और इसका, तो 16 ही आएगा। 16 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ये बताइए, ये जो 1,40,000 है, क्या 125 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। जब तो हमें देखना है कि 16 से कटने वाला कौन सा नंबर है, क्योंकि हमें यही डिफरेंस पूछा गया है, तो यानी कि जो डिफरेंस होगा वो 16 यूनिट ही होगा। 16 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढ लीजिए बस। 16 का मतलब 4 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 16 का एक फैक्टर 4 भी है। 4 से कटने वाला नंबर ढूंढिए। 4 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा। ये 70 है, 4 से नहीं कटता। ये 70 है, 4 से नहीं कटता। ये भी 70 है, 4 से नहीं कटता। ये 3 ऑप्शन कभी नहीं होंगे आपके। ये 20 है, 4 से कट जाता है, 16 यूनिट हो जाएगा। यही आएगा 16 यूनिट का वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। अगर लगाना भी चाहे पूरा तो देखिए, प्रेजेंट की जनसंख्या 125 यूनिट है और एक्चुअल में कितना है, इतना है। तो जो 1,40,000 वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। हमें डिफरेंस चाहिए था, यानी 16 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 16। काट पीट करके यही आएगा आंसर। लेकिन इतना झंझट करने से बढ़िया है कि ट्रिक लगाइए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें क्या बोल रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इतना दिया गया है। इसके आधार का जो व्यास है यानी डाया, ये इतना है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, शंकु यहाँ पर पहले बना लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। ये आपका रेडियस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये आपकी हाइट हो जाएगी, है ना। तो देख लीजिए कितना होगा, ये रेडियस और ये यहाँ पर हाइट। रेडियस कितना होगा, 102 का आधा। 102 का आधा यानी ये हो जाएगा 51, है ना, ये हो जाएगा 51। तो रेडियस तो पता चल गया कि भाई 51 होगा, डायमीटर का आधा होता है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। अब हमें सबसे पहले ये निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। तो ये बताइए, यहाँ पर हमें गिवन के किसकी वैल्यू है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू बताइए। अच्छा, पाई रहने दीजिए क्योंकि उधर भी पाई है तो कट जाएगा। इंटू रेडियस 51 है, इंटू यहाँ पर एल। ठीक है, तो एल निकल जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। और ये वैल्यू गिवन कितना है, 4 3 3 5 और साथ में पाई। तो पाई से पाई आपका ख़त्म, 51 से बस इसको काटना है, तो एक बार 3 से एक बार 17 से काट लीजिए। देखिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 से अगर काटेंगे तो ये 17 बचेगा, है ना। 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 3 42 बचा 1 और ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ये हो गया। 17 से इसको काट लीजिए और डिवाइड बाई 17 हो जाएगा इधर, है ना। तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 अट्ठे कितना होता है, 136, है ना। तो 17 अट्ठे 136, फिर बचा यहाँ पर
36 8 बचा तो 85 हो गया, 17 पचे 85 ये हो गया। यानी ये जो वैल्यू है ये आपका यहाँ पर 85 है। अब यहाँ पर राइट एंगल बनता है, मतलब पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस लगाने से बढ़िया आप ट्रिपलेट याद रखिए आप, है ना। ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये 17 का 5 गुना है, ये 17 का 3 गुना है ना। तो एक ठो 3 गुना है, एक ठो 5 गुना है, मतलब एक ठो कितना होगा 4 गुना होगा, है ना भाई। 3 4 5 आपस में ट्रिपलेट होते हैं, इन्हीं में आपका 17 से मल्टीप्लाई हुआ है बस, ठीक है। तो हमें ये पता है, ये पता है, तो ये वाला कितना होगा 17 चौके 68 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होगी वो 68 के बराबर होगी। ट्रिपलेट था और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट सवाल इस क्लास का। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक कितना लाभ होगा, है ना। लाभ कितने का हो रहा है 18% का। ये बताइए बड़े गौर से, CP MP और SP, ठीक है। CP MP और SP ये 3 ही क्वांटिटी होती हैं, है ना। जो डिस्काउंट है वो MP पर दिया जाता है और प्रॉफिट या फिर लॉस CP और SP पर होता है, ठीक है। 18% का लाभ हो रहा है, मतलब वो 100 वाले CP को 18% के प्रॉफिट यानी 118 में बेच रहा है। 118 में तब बेच पा रहा है जब वो मार्क प्राइस पर बेच रहा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको SP 118 दिखा रहा है मतलब MP भी 118 ही रहा होगा, क्योंकि भाई वो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी मार्केट प्राइस पर बेच रहा है। तो बेच रहा है 118 में, मतलब मार्केट प्राइस 118 रहा होगा, ठीक है। कह रहा है यदि वह 10% का छूट दे देता है अंकित मूल्य पर, बताइए इसमें अगर 10% वो छूट दे दे, ठीक है, तो बचेगा कितना। 118 का 10% कितना होगा, 118 का अगर 10% निकाला जाए तो 11.8 हो जाएगा, 11.8 हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड कर देंगे भाई। 10% का मतलब क्या, 1/10, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये वैल्यू, देखिएगा घटाएंगे अगर हम लोग तो यहाँ 0.0 है ना। तो 0 में 8 गया, मतलब 10 में 8 गया, ये हो जाएगा 0.2, है ना। और इधर बचा 7, तो 17 में 11 गया, ये आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 106, ठीक है। ये 106, तो 106.2 रुपये में यहाँ पर उसका मार्क प्राइस बना डिस्काउंट देने के बाद, और इतने में ही बेच दिया, यानी कि यही सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। अब दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर देखिए कि उसका सामान था 100 रुपये का, लेकिन वो अभी बेच कितने में रहा है, 106.2 रुपये में। कितना ज़्यादा में बेच रहा है यहाँ पर, 6.2 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, वो भी 100 रुपये पर। तो यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, यानी 6.2%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।